everyone, welcome to all in my YouTube channel Maths Cafe. In this video I am going to start chapter 12, exponents and powers. So first of all, before starting this chapter, I will want to discuss the introduction of this chapter with you. So introduction of this chapter is, first of all, we take, suppose we write 10 raised to the power 5. We read it as 10 raised to the power 5. 10 की power 5. A question arise, what is 10 here? यहाँ जो 10 है वो क्या है? ये है base, right? और जो 5 है ये क्या है? एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर. तो एक्सपोनेंट क्या होती है? किसी के बेस के ऊपर अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारी एक्सपोनेंट हो जाती है. अब मैंने लिखा 10 रेज टू द पावर 5, तो 10 बेस है और 5 एक्सपोनेंट है. मान लो मैं लिखती हूँ 7 रेज टू द पावर 11, तो यहाँ पे 7 क्या हुआ? बेस हुआ, और 11 क्या हुआ? ये एक्सपोनेंट है. और इसको हम रीड कैसे करेंगे? 7 रेज्ड टू द पावर 11. 7 की पावर 11, 7 रेज टू द पावर 11, वेयर 7 इज बेस एंड 11 इज एक्सपोनेंट. अब जो ये हमारा एक्सपोनेंट है इसके कुछ लॉज हैं, तो उस लॉज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ. सपोज आई राइट 2 रेज टू द पावर 5. ठीक है, मैंने ये लिखा, यहाँ पर बेस हुआ 2 और एक्सपोनेंट हुआ 5. अगर इसे हमने सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो हम कैसे लाते हैं? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5. ये 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं है, ये क्या है? 2 रेज्ड टू द पावर 5 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2 2s are 32. Means it is equal to 32. Right? Suppose I write here 3 raised to the power 2. It is not 6. ये 6 नहीं है, क्योंकि ये 3 multiply 2 नहीं है. ये क्या है? 3 raised to the power 2. It means we have to multiply this base. Base क्या है? 3. इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. किससे करना है? इसी से करना है. हाउ मेनी टाइम्स करना है? जितनी उसकी एक्सपोनेंट होगी. अब एक्सपोनेंट कितनी है? 2. तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 9. So 3 raised to the power 2 is equal to 9. 2 raised to the power 5 is equal to 32. Suppose I write 2 raised to the power 3. It means we have to multiply 2 how many times? 3 times. So it is equal to 2 into 2 into 2, which is equal to 2 2s are 4, 2s are 8. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं 2 into 3 मीन्स 6. ये 6 नहीं है, ये 2 रेज्ड टू द पावर 3 है. इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. तो ये जो है ये थोड़ा सा बेसिक है आपका, कि अगर हमारे पास किसी की बेस की कोई एक्सपोनेंट है और हमने उसे सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, हमने उसे सिंप्लीफाई करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? राइट? अब हमारे पास लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. हम क्या करते हैं? एक एक लॉ लिखते हैं और फिर साथ के साथ उसका एग्जांपल लेते हैं. सो फर्स्ट लॉ इज a raised to the power m multiply a raised to the power n, it is equal to. क्या है? जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो और दो बेस सेम हो. आप देख रहे हैं ना, a रेज टू द पावर m में बेस क्या है? a. एक्सपोनेंट क्या है? n. और यहाँ पर बेस क्या है? a और एक्सपोनेंट क्या है? n. अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. बेस यही रहेगा, बेस तो a है दोनों केसेस में, तो यहाँ पर भी a रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? m प्लस n. राइट? तो हमारा ये फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है? a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. एग्जाम्पल देखें. मान लो मैं लिखती हूँ 7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 4. अब बेस क्या लिया मैंने? सेम, 7 7.
तो बेस यहाँ पर 7 रहेगा और पावर्स जो एक्सपोनेंट्स है हमारी वो दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड होके क्या बन जाएंगी 5 + 4, इट मीन्स 7 रेज टू द पावर 9। और अगर हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 7 × 7 × 7 हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स, राइट। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको। तो अब हमारे पास सेकंड जो लॉ है वो है डिवीजन का। ये हमने किसका किया था मल्टीप्लाई का, अब है डिवीजन। अगर हमने डिवाइड करना है, ठीक है, बेस हमारा सेम हो दोनों टर्म्स में और हमारी जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट m है, यहाँ पे एक्सपोनेंट n है। जब मल्टीप्लाई था तो दोनों एक्सपोनेंट्स ऐड हो गई थी, अब डिवाइड है तो दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी माइनस m माइनस n, राइट। दोनों एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखें, यही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 7 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा अब, क्योंकि साइन डिवीजन का है, जो हमारी एक्सपोनेंट्स है वो माइनस हो जाएंगी। कितना आया 7 रेज टू द पावर 5 माइनस 4 मीन्स 1, और 7 रेज टू द पावर 1 का मतलब क्या है 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया 7। सेकेंड लॉ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा थर्ड लॉ है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n विच इज इक्वल टू। अब आप देखिए यहाँ हमारा बेस a है, एक्सपोनेंट m है और इसकी एक और एक्सपोनेंट n है। अगर किसी बेस की एक एक्सपोनेंट अंदर हो ब्रैकेट के और एक एक्सपोनेंट बाहर हो तो ये बाहर जाके दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a रेज टू द पावर क्या बन जाएगा m इंटू n इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। क्लियर? क्या हुआ कि हमारे पास एक पावर अंदर थी, एक एक्सपोनेंट अंदर थी, एक एक्सपोनेंट बाहर थी, तो जो अंदर वाली है वो बाहर जाके मल्टीप्लाई होके कितनी बन गई a रेज टू द पावर mn, राइट। अब देखिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यही मैंने टर्म ली 7 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 5, ये भी एक्सपोनेंट है ये भी एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट बाहर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 7 रेज टू द पावर 20, 5 × 4 20। ओके, तो हमारा थर्ड लॉ ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट लॉ था हमारा a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। डिवीजन वाले में क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, राइट। थर्ड जो है वो है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n। ओके, तो थर्ड लॉ हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कम टू फोर्थ लॉ। हम देखते हैं कि फोर्थ लॉ में हमने क्या करना है। देखिए अगर आपको एक्सपोनेंट के ये लॉज क्लियर हो जाते हैं फिर क्वेश्चन करने बहुत इजी रहेंगे। अगर आप लॉज क्लियर नहीं है, इसमें कोई डाउट है, फिर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो क्वेश्चंस करने से पहले ये जरूरी है कि आप ये लॉज अपने क्लियर करें। तो जो हमारा फोर्थ लॉ बनता है वो क्या है a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m विच इज इक्वल टू। अब देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ बेस है a और एक्सपोनेंट है m, यहाँ बेस है b एक्सपोनेंट है m, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है और बेसिस डिफरेंट है। तो हम इसको कैसे लिखें, हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b होल रेज टू द पावर m। मीन्स क्या कि अगर हम इसको ओपन करें तो क्या आएगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m विच इज इक्वल टू a इंटू b इज ab रेज टू द पावर m। तो ये जो है आपका फोर्थ लॉ होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन करें। अगर हम लिखें 7 रेज टू द पावर m इंटू 3 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू, देखिए जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ सेम थी, बेस डिफरेंट था, यहाँ बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, यहाँ 5 लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स हमारी सेम है तो हम इसे कैसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 होल रेज टू द पावर 5, 7 into 3 is 21 raised to the power 5,
राइट। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ई, ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हमारा बेस कुछ भी हो, उसकी एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, 0 नहीं आती। स्टूडेंट्स ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि उसकी वैल्यू वो 0 लिखते हैं, 0 नहीं है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। सपोज मैं लिखती हूँ 7 रेज टू द पावर 0, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 1। मैंने लिखा 3 रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, राइट। 4 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। बेस कुछ भी हो, बेस लिया मान लो मैंने 100 रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। बेस कुछ भी अगर हम कंसीडर करें, अगर उसकी एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, राइट। तो हमारे पास जो लास्ट हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है लॉ है वो है a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b रेज टू द पावर m, राइट। कि अगर हमारे पास यहाँ बेस, जैसे हमने ये किया था ना मल्टीप्लाई में, जो एक्सपोनेंट्स थी वो सेम थी, तो ये दो टर्म्स को हमने इकट्ठे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इन द सेम वे यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, ये दोनों डिवीजन में है, तो हमने इकट्ठा डिवाइड किया और उसकी एक्सपोनेंट 5 लिख दिया, राइट। अब देखिए अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू करें तो क्या एग्जांपल बनता है हमारा। सपोज मैं लिखती हूँ 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं इसको, 7 अपॉन 3 होल रेज टू द पावर 5, राइट। क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें तो ये कैसे ओपन होगा, 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 5। ओके, तो ये हमारे 6 लॉज थे जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से हम ये अपने क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारी 1 एक्सरसाइज है 12.1 वो इन्हीं लॉज पे है, डिपेंड करती है और इनके ऊपर ही बेस्ड है, राइट। अब हमारी जो एक्सरसाइज सेकंड आएगी इस चैप्टर की, इस सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये हम देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मान लो मैंने लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी 405 1230, ये नंबर है हमें गिवन, राइट। अब इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है, तो हमेशा जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म चलती है उसमें हमारा एक डिजिट के बाद डॉट आता है, जो हमारा डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद आएगा। अब अगर मैं एक डिजिट के बाद डेसिमल लिखूं तो हमारे पास और कौन से डिजिट है, 05, क्योंकि उसके बाद तो जीरोज ही है, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको कि हमारे पास ये नंबर आए। देखिए 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो हम देखते हैं उसके बाद कितने डिजिट बचते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10 रेज टू द पावर 6, अगर हम इस नंबर को 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आएगा। और हमें पता कैसे चला कि हमने एक डिजिट के बाद डॉट लगानी है, तो एक डिजिट के बाद डॉट लगाने के लिए हमने देखा कितने डिजिट और बचते हैं, यहाँ पे डॉट लगेगी ना, तो उसके बाद बचे 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज टू द पावर 6, ये जो है ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ। मान लो मैंने लिया 0.1234 ही जीरोज है और साथ में 35 है, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप देखिए आगे तो जीरोज ही है, आगे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, 3.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर कितनी, ये हमने सोचना है। हमने अपना डॉट कहाँ लगाना है, 3 के बाद, राइट। और हमारा डॉट क्या है, यहाँ है। अगर हम लेफ्ट से राइट में डॉट लेके आते हैं तो हमारी जो 10 की पावर है वो नेगेटिव में आती है। यहाँ पे क्या है, हमारा डॉट समझो यहाँ है, यहाँ से हमने कहाँ लेके जाना है, 4 के बाद, तो यहाँ से हम लेफ्ट चले, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव। अब कितना राइट में जाना है हमने, 1 2 3 4 5, यानी हमने 5 के बाद डेसिमल लगाना है, 3 के बाद लगाना है ना, तो 3 के बाद लाने के लिए हमें अपने डॉट को यहाँ लेके आना पड़ेगा।
तो कितने हमने हमारे और बीच में डिजिट्स आए 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू द पावर -5। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो किसी भी नंबर को अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। अब इसी से रिलेटेड, स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन ये भी आएगा एक्सरसाइज में 12.2 में। सपोज हमें गिवन है 3.57 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, तो हमने क्या करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना है, जो यूजुअली हम यूज करते हैं उस फॉर्म में लेके आना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 3.57 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स 1 2 3 4, 4 जीरोज लग गई, विच इज इक्वल टू, अगर हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35700, यही आ जाएगा ना, क्योंकि 4 जीरोज है ना, तो 4 जीरोज है तो इसके पीछे 3.57 1 2 3 4 4 जीरोज आई, तो कितना हो गया हमारे पास, डेसिमल हमारा खत्म हुआ 35700। या आप सिंपल भी अगर देखिए, हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आया 1 2 3 4, राइट। अब हमें डेसिमल चूज करना है, कहाँ लगाना है, यहाँ हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35700। ये क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लेके आना, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन से कि यूजुअल फॉर्म हमारे पास है, उससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा जो था इंट्रोडक्टरी पार्ट था चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। In my next video, I will start exercise 12.1 of this chapter 12. So if you like my videos, please subscribe my channel, press on like button and turn on notification bell. Thanks for watching.